बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले वतन को, अहले इस्लाम को रमज़ान की मुबारक हो। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में आईनी बेंच के हवाले से कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एतराज़ सामने आया है, वो कमेटी के इजलास में शरीक हुए, इख्तलाफी नोट दिया, लेकिन साथ साथ एतराज़ भी सामने आया कि आईनी बेंच के सरबराह को ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आईनी बेंच में कौन कौन सा जज शामिल होगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम का पार्ट बनी, तो उसके ऊपर बात करेंगे ज़रूर कि सिस्टम का पार्ट बनकर फ़ायदा है या सिस्टम का पार्ट ना बनकर, जिस तरीके से हमने देखा कि गुज़िश्ता इजलास का इनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकआउट किया गया था, या वो सूरत हाल ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ जायज़ा लेंगे काबीना में इजाफा क्या कारकर्दगी बेहतर करने के लिए किया गया, या मखसूस लोगों को या उन इत्तेहादी जमातों को जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट दिया उनको फ़ायदा देने का मामला था। और मौलाना हामिद हक की शहादत एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, रमज़ान की बिल्कुल आमद थी, जुम्मे का रोज़ था, हमने देखा कि ख़ुदकुश धमाका हुआ जिसका टारगेट मौलाना हामिद हक थे। ये वही हामिद हक थे कि जिनके मदरसे से अफ़गान तालिबान की एक बहुत बड़ी तादाद पढ़कर गई है, रुकन कौमी असम्बली भी रहे, इसके साथ साथ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अहमियत के हामिल थे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ साथ में ज्वाइन किया कादिर मंदुखेल साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मंदुखेल साहब सर आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ होंगे फैसल चौधरी साहब। चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। चौधरी साहब आप ही फरमाइएगा सर आईनी बेंच के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एतराज़ सामने आया है कि आप ये चाहते हैं या आप ये समझते हैं या आपकी ये ख्वाहिश है कि आईनी बेंच के अंदर जजेस की जो इंडक्शन है उसमें आईनी बेंच के सरबराह का किरदार ना हो। और कल हमने देखा कि मुखालफत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से की कि जी मज़ीद जजेस को शामिल ना किया जाए, या उनके हवाले से एतराज़ी या इख्तलाफी नोट था। तो इसमें जो सब मेरिट बुनियादी तौर पर क्या बनता है, असल मुद्दा क्या है? देखिए फवाद, इसमें बिल्कुल सिंपल बात है ना, ये जो 26वें आईनी तरमीम है, ये इसने जो अदलिया का लिम्ब है या अदलिया की जो ब्रांच है उसको तो इंतजामिया के मातहत कर दिया है, और इंतजामिया जो है वो बिल्कुल उसके ज़ेरे नगी है। और कभी भी जो बेंच बनाने की जो होती है, पावर होती है, वो पहले पार्लियामेंट के पास नहीं थी। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सबऑर्डिनेट इदारा हो गया है, जिस तरह से महकमा इनहार हो गया है या कोई और इदारा होगा, उस तरह से ये इदारा बन चुका है जो कि इंतजामिया के मुकम्मल मातहत है। और फिर जितने भी जजेस हैं, जूनियर जजेस को आपने इंडक्ट कराया है, सीनियर तमाम जजेस को आपने लैदा किया है, तो उसकी बुनियादी वजह वो 13 जजेस पूरे करके तो इन्होंने वो जो स्पेशल रिजर्व सीट्स वाला फैसला है उसको रिवर्स कराना है, या उससे ज़्यादा जो है वो मेजॉरिटी के साथ उसको रिवर्स कराना है। तो ये तो एक पूरी कोर्ट पैकिंग का सोचा समझा मंसूबा है। तो इसमें जितने भी जज साहबान आपने इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल किए हैं, उनका क्राइटेरिया जो है मासवाए के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह की अपनी पसंद नापसंद के अलावा तो कुछ भी नहीं है ना। क्राइटेरिया क्या है, मेरिट क्या है, आप सिलेक्शन किस तरह से करते हैं, वो क्या मेरिट्स हैं जिनके ऊपर सीनियर जज नज़रअंदाज हो रहे हैं। तो आप किसी भी वकील से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जो जजेस नज़रअंदाज किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उनका एक बड़ा बैकग्राउंड है, एक बहुत वो आला पाए के कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं। लेकिन इससे दरकिनार जो है बाकी जो अदलिया की आज़ादी है वही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है सारे मामले से। तो सर ये मुस्तकिल एक अब तहरीक इंसाफ का एक डिसीजन होगा कि आप लोगों ने मुखालफत करनी है, या जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आप लोगों को ये तजवीज़ दी थी कि आपको सिस्टम का पार्ट रहना चाहिए, और फिर हमने देखा कि जुडिशल काउंसिल के साथ शरीक भी हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान। तो क्या पॉलिसी फ्यूचर में क्या तहरीक इंसाफ सोच रही है, इसका पार्ट रहना है, इख्तलाफी नोट यहाँ पर हर दफ़ा लिखना है, या इसका बाइकआउट करके अलग हो जाना है अगर ये पूरा सिस्टम ही ठीक नहीं है? देखिए बात यह है कि जो हमारा एहतजाज है हम तो उसका रिकॉर्ड पे लाते रहेंगे ना। तो हम तो 26वें आईनी तरमीम के लाने के भी खिलाफ थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की फॉर्मेशन के बाद जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हुई वो उसके भी खिलाफ है। तो हम अपना जो एहतजाज है या अपना जो मतमा नज़र है वो तो इस तरह से ही सामने लाएंगे ना। हम उस चीज़ का पार्ट एंड पार्सल तो नहीं बन सकते अंटिल अनलेस अगर आप एक क्राइटेरिया सेट करें, सीनियर जजेस को लेके आए। और 26वें आईनी तरमीम में उस वक्त यही कमी कोताही रह गई थी कि वहाँ पे जब अगर आईनी बेंच भी बनाना था तो फिर इंडिया की तरह सीनियर जजेस को जो है वो इंक्लूजन जो है उसमें रखना चाहिए था, ताकि सीनियर 8 या 9 या 12 11 जितने भी जजेस से सीनियरिटी के हवाले से वो सारे इस का पार्ट होते हैं।
कादिर मंदोखेल साहब, सर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ कर रही है, एहतजाज कर रही है और कुछ तजावीज़ भी हैं, तो क्या हम फ्यूचर में समझ सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत, और फिर ज़ाहिर है कि आप उसके बड़े एक अहम इत्तेहादी हैं, आप लोग कहीं पर इस पर गौर भी कर सकते हैं कि अगर कोई 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कोई लकूना पैदा हो गया है, कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, तो उसको जो है वो नज़र सानी की जा सकती है, क्योंकि सूरत हाल तो यही है कि इस तरह अगर एक तरफा फैसले होने तो फिर तो जमहूरियत नहीं चलती ना सर। आप मुझे बता दो, आप जमहूरियत को कहां से बीच में जाए? आप सिंपल सवाल है, तीर कमान से निकल चुका है। आपको याद है जो 26वीं तरमीम के जब बिल पेश हुआ कौमी असम्बली में, तो पीटीआई ने बाइकाट किया। बाइकाट का मतलब क्या है? आपने स्पेस दी हुकूमत को, और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकी वकला से कि आपको मुखालफत करनी थी, बाइकाट नहीं। और फिर उसके बाद उसी कमेटी के तहत ये बातें तो दरकिनार कि जब रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये तो मसवदा ही हमारा है, जब मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात करे थे, गौर खान साहब ने बोला कि बेहतरीन मसवदा है, हम खान साहब से परमिशन लेते हैं। वो खान साहब ने जो उसको सुनाया वो एक अलग बात है। उसके बाद उसी कमेटी उसका हिस्सा बने और बाकायदा जुडिशल कमीशन में इनके मेंबरान बैठे हैं, और इस मेंबरान के तहत तो सुप्रीम कोर्ट वजूद में आई है। सुप्रीम कोर्ट के मुराद में रही है कि चीफ जस्टिस, सीनियर जज वगैरह वगैरह। उसके बाद ये जजेस की अपॉइंटमेंट में बैठे हैं, अपने अपने नाम दिए, ये तेरा ये मेरा। उसके बाद वो सिलसिला भी गुजर गया। तो अब मुझे बताओ, अब रोना किस बात का? फैसल चौधरी साहब मेरे छोटे भाई है, अब किस बात का रोना? जब आपको पता था कि ये चीजें आपके खिलाफ जाएगी, आपकी अक्सरियत नहीं होगी कमेटी में, तो अब रोने से क्या फायदा? आपने तो पूरे सिस्टम में साथ ली है। और फिर सबसे बड़ा सवाल जब सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, एक जज साहब ने किया आपसे, हामिद खान साहब से, कि आपने तो मुखालफत की लतीफ कोसा साहब से, तो कहा हमने बाइकाट की। बाइकाट क्या होता है? मैं आपके शो को बाइकाट करूं तो मैं तो स्पेस दूंगा पीटीआई और नून लीग को कि वो मेरे पार्टी के खिलाफ जो मर्जी बोलते, तो मैंने तो मुखालफत करना है, मैंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। बाइकाट तो बड़ा आसान है, माइक उतार दो, साइड पे चलो, फिर उसके बाद मेरे खिलाफ शुरू। कल का मैं वो शो सही नहीं हुआ, अगला मुझसे पूछे शो सही इस वजह से नहीं हुआ कि आप बात है, अगर आप न पाते तो आप प्रॉपर फैसल चौधरी साहब को, नासिर भट्ट साहब को जवाब देते। भाई अब ये सारी चीजें गुजर चुकी, अब उनको समझ में आ गई है। मैं, मेरे भाई है फैसल चौधरी साहब, इनके सामने मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा कर सकता हूँ। ये अब समझ में आ गई उनको कि क्या हो रहा है, तो खुदा का वास्ता पहले सोचते थे चौधरी साहब। अच्छा मंदोखेल साहब, अगर इसको मेरिट पर देखें हम, जो एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि जी आईनी बेंच के सरबराह को शामिल नहीं होना चाहिए कि जो फैसला करे कि मेरे बेंच में कौन होगा कौन नहीं होगा, तो सर कुछ चीज़ें तो मेरिट के ऊपर जायजा ली जा सकती है ना? भाई क्या सवाल कर दिया आपने? ये कौन होता है एतराज करने वाले? जब आपने खुद एक सिस्टम को आपने स्टेब्लिश होने दिया, आपने एक कमेटी बनाई है या बन गई, उसमें आपकी इस्तेदार थे, आपने वोट डाला, अब किस बात का रोना? अब तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। भाई आपका सिर्फ इतने काम है, वहां बैठे, अगर अक्सरियत आपके पास वोट है तो आपकी बात मानी जाएंगी, अक्सरियत वोट नहीं है तो आपकी बात नहीं मानी जाएंगी। ये फरमाइशी प्रोग्राम कब से शुरू हो जाएगा? रोजाना वो जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, बड़ा एहतराम है मुझे उनको, वो भी पता नहीं कौन से पटली पे चल पड़े। ओ भाई आप सीनियर प्यूनी जज बने इसी कानून के तहत, मैं गलत कह रहा हूं तो चौधरी साहब वकील है सीनियर, मुझे जवाब दे। आप जिस कानून के तहत सीनियर प्यूनी जज बने हैं उसी कानून के तहत बने हैं, आपको अलग से कानून नहीं है जिसका, और अगर ये कानून नहीं होता तो आप नहीं बनते, फिर हो सकता है आप चीफ जस्टिस बनते। सवाल ये कि अब जाके पछतावे से, अब जाके बाइकाट से, अब जाके रोनो देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, आपके एक सवाल से जो जवाब मैं दे रहा हूं, आपने कल से गौर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आइए बैठे बाकी पार्टियों के साथ कि ये शिक सही नहीं है, ये, जबकि मैं इस बात से कहता हूं कि ये पहले से उस पर राजी थे। जब मौलाना साहब के साथ कई नशिस्तें हुई है, वो बाकायदा मौलाना साहब ने इनको कन्विंस किया। मैं आपको कोट करूं दोबारा, रऊफ हसन साहब का बयान मीडिया पे है, उन्होंने कहा ये तो मसौदा ही हमारा है। गौर खान साहब ने कहा जब मौलाना साहब की मीटिंग में बाहर निकले, उसने बोला ये तो बेहतरीन मसौदा है। ठीक, तो आप मुझे बात बता दो कि जब आपने इसको बेहतरीन डिक्लेयर किए, आपने अपना ही मसौदा डिक्लेयर किए, अब आपको पता चलो हो ये तो हमारी अक्सरियत तो आपकी कम हो। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, फैसल चौधरी साहब बैठे हुए मेरी बात को जुटला सकता है। मैं नासिर भट्ट साहब पे, नासिर भट्ट साहब के पास जाने से पहले मैं सर इसका जवाब आप फैसल चौधरी साहब से लेता हूं। चौधरी साहब,
कंसिस्टेंट नहीं है फैसले में, कभी दाएं का फैसला कभी बाएं का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। सर उसके नतीजे में इबाम पैदा हो रहा है कि आप किस साइड है, और मंदुखेल साहब की बात का शायद मकसद भी यही था। देखिए बात यह है कि ये बात तो मंदुखेल की, कादर मंदुखेल साहब की बात में वजन है कि जब आप उस वक्त नेगोशिएट कर रहे थे तब तो ये बारीक बीनी से ये चीजें देखनी चाहिए थी। और आईनी बेंच का मुझे मौलाना साहब ने खुद बताया कि ये पीटीआई की जो टीम थी उनका ये तजवीज़ थी, और जब इमरान खान साहब से बात हुई तो फिर बतौर एहतजाज पीटीआई ने उसका हिस्सा नहीं बने। लेकिन जिस तरह का बिल गवर्नमेंट लाना चाह रही थी वो तो बहुत ही खौफनाक था। उसमें तो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट और ट्रायल भी अलाउ कर रहे थे, और भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि बिल्कुल ही आइन और कानून के मुनाफी थी। लेकिन यह है कि वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम करते वक्त जो मुकाबरीन थे उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए थी। तो वहाँ पे जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है, क्योंकि सीनियरिटी का प्रिंसिपल बाद हमारा बार का एक बहुत पुराना मुतालबा है, ये सजाद अली शाह केस से शुरू हुआ, और वहाँ उसके बाद जो 18वीं तरमीम थी उसमें इसको हिस्सा बनाया गया, और इस चीज को ये मामले किए गए। तो जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है वो तो बारों का बहुत पुराना मुतालबा है, और सीनियरिटी के प्रिंसिपल आने से ये जो इबाम है और जो पॉलिटिक्स, जुडिशल पॉलिटिक्स थी वो डिस्करेज हुई। लेकिन इस बार जो दोबारा इसको खत्म किया गया तो उससे जुडिशल पॉलिटिक्स जो है, जुडिशरी में पॉलिटिक्स रादर, वो दोबारा आई है, और इसका नुकसान निज़ाम अदल को है, और निज़ाम अदल को बेइंतहा नुकसान है। अभी तो क्योंकि कादर मंदुखेल साहब भी उसी झूले में सवार हैं तो मजे ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन अपोजिशन में आए तो फिर इनको पता चलेगा कि ये इस किस्म की जो तरमीम है उससे हुकूमत को किस खौफनाक हद तक जो है वो इंटरफेरेंस का एक रास्ता मिल गया है जुडिशरी में। ठीक हो गया। मंदुखेल साहब, सर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप अदालत के हवाले से, क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि जनाब जो हमारे वज़ीर कानून साहब हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि जी फ़लाँ जगह मैंने वोट दिया, आज मुझे उसके ऊपर शर्मिंदगी है, और वो भी इसी तरह का एक मामला था जिसमें अपने वोट के हवाले से वो बात कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से फैसल जोशी साहब ने तवज्जो दिलाई है कि इंटरफेरेंस का एक रास्ता खुला है, और जब झूले से उतरेंगे तो आपको भी तकलीफ होगी। तो फैसल चौधरी साहब को मैं दावत देता हूँ, आए हम दोनों एक झूले में जो है ना झूल ले और उसको बेहतर करें। तो पहले भी ऑफर की, आज भी मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टी में आपको ऑफर करो, आइए हमारे साथ डिस्कस कर ले। 26वीं तरमीम, उस पर तरमीम भी हो सकता है, उसमें चेंजेस भी हो सकती है। लेकिन फैसल चौधरी साहब खुद बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना जो बिल लाना चाहते थे वो तो खौफनाक था, तो मतलब आपकी मशवरत शामिल थी, आपने इस खौफनाक को जो है ना वो पता नहीं दर्दनाक बनाया, या वो गलती भी मान रहे हैं कि हमें इस हवाले से जो है वो थोड़ा सा तवज्जो कर लेनी चाहिए थी। गलती मान रहे हैं फैसल चौधरी साहब, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, तो लेकिन गलती को अगर गलती मान रहे हैं तो सुधारने का कोई तरीकेकार तो होगा ना, वो तो आप लोगों के पास है ना, अक्सरियत आपके पास है। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ऑफर भी कर रहा हूँ, आइए आप बैठ जाए पीपल्स पार्टी के साथ, ना बैठे नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, इस बिल के ऊपर मौलाना साहब के साथ बैठे, मजीद चेंजेस हम ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी कभी भी जिद पे नहीं होती है। पीका ऑर्डिनेंस के ऊपर भी पीपल्स पार्टी का यही मुद्दा था, जबकि पीका ऑर्डिनेंस तरीके साहब उसमें अमेंडमेंट ला रही थी जिससे तमाम साथियों ने वो दिए, लेकिन आजकल तो साफत भी सारे बढ़ गए। वही इस वजह से कि अरबों रुपए के इश्तिहारात, करोड़ों रुपए की जो है ना वो टीवी चैनल की खबरें, ये तो साफत होनी हुई है। ये फिर किस मुंह से पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये फिर किस मुंह से आजादी साफत की बात कर रहे हैं, जो 60-60 पेज के इश्तिहार छाप रहे हैं, अरबों रुपए के, एक मिनट बाद टीवी में चैनल पे इश्तिहार चल रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम आजादी साफत की बात करेंगे। तो आप आजादी साफत की अगर बात करते हो तो फिर जिसने आजादी साफत बचाओ लिहाज के जो कतगन लगाया उसकी इश्तिहार क्यों छाप रहे 2 पैसों की खातिर। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि फैसल साहब को ये बता दूं कि जब वो मिसाल की जमहूरियत पे दस्तखत हुए, जहां आईनी अदालत का शिक मौजूद था, वहां नवाज शरीफ साहब और बीबी शहीद के साइन के साथ साथ इमरान खान साहब की भी साइन थे और मौलाना साहब की भी हामी थी। तो वो तो हम तो आईनी अदालत लाना चाह रहे थे, उन्होंने आईनी अदालत से आईनी बेंच कर दिए। तो मैं फिर भी कहता हूँ अब देर नहीं हुई है,
आपको कोई चीज पे शक है, आपको कोई चीज पे मुखालफत है, सियासी पार्टियों के साथ बैठे, उसमें जो ना तजावीज दे। और फिर मैं ये भी कहता हूँ कानूनी बात, मैं चूंकि भट्ट साहब असम्बली का मेंबर है, मैं पिछली असम्बली का हिस्सा रहा, आज जब 20वीं तरमीम में आपने बाइकाट किए, आपको तो तजावीज उधर देना चाहिए फ्लोर के ऊपर कि बाबा ये तरमीम में ये चीजें डाल दो। ये एक अपोजिशन का हक होता है कि वो जैसा बजट में तरामीम होते हैं या किसी उन्होंने तो वहां तरमीम लीजिए, वहां तो बाइकाट दिए, हुकूमत को स्पेस ओपन स्पेस दे दिए। तो मैं ये कहूंगा कि आज भी देर नहीं हुई, आज भी आप आइए, सियासी लोगों से बैठे, एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़ दे, सियासी लोगों के साथ बैठ के उसके ऊपर बात करे, जो गलत है वो सही हो सकता है आज भी। ठीक हो गया। कादिर मंतूक साहब, फैसल चौधरी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, जायजा लेंगे कि वफाकी काबीना में इजाफे की वजह से क्या हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी? क्या इतनी बड़ी काबीना के साइज से हुकूमत अपने अखराजात पे जो काबू पाने के दावे कर रही है उसमें कोई कोताही का अमल होगा? क्या होगा ब्रेक के बाद? ब्रेक के बाद खुशामदीद। नासिर भट्ट साहब, सर वफाकी काबीना में सर इजाफा हो गया, कुछ लोग आपके पार्टी के ही आपसे नाराज़ भी हो गए। सर ये इतना बड़ा इजाफा जो है इसका सबब क्या था? आप तो दावे करते हैं कि अखराजात कम करेंगे, आपने तो सबको ही नवाज दिया, ऐसा महसूस होता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका जो सवाल है, सबसे पहले ये देखें कि जब ये हुकूमत आई, जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी सियासी जमातों ने मिल के हुकूमत बनाई, तो उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। जो कुछ इमरान खान अपने 3-4 साल में जो मुल्क के हालात करके गया, उसके बाद अब हम इतनी सब सियासी जमातों की मेहनत, कोशिश, PM साहब के साथ सब ने मिल के काम किया और हम डिफॉल्ट से बचे। कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना ज्यादा था, वो भी अब 10 पे आ गया, पहले 13-14 पे था, महंगाई 38 पे थी, अब माइनस अब आ गई है वो सिंगल डिजिट पे। तो फिर जितनी सियासी जमातें आपके साथ होती हैं, कोलिशन में होती हैं, उनको भी नुमाइंदगी चाहिए होती है। PM साहब ने तो आप देखा कि कई उन्होंने महकमे जो है वो बंद कर दिए, बल्कि IMF ने भी हमारे साथ यही कहा कि ये जो महकमे जो अब बोझ बने हुए हैं अवाम पे, हुकूमत पे, उनको आप बंद कर दें, उनको खत्म भी किया। और उसमें काफी हर्डल भी आई कि जो लोग वहां थे, बल्कि आपने देखा मुजाहरे भी हुए, लेकिन जो फैसला एक दफा हो जाता है फिर उस पर अमल करना पड़ता है। अब हालात आपके सामने के थोड़े से स्टेबल हुए, लेकिन वो सियासी जमातें जो साथ हैं, हुकूमत में हैं, उनको नुमाइंदगी देनी थी। मैं इस बात पे इकरार करता हूँ कि कम से कम जो काबीना होनी चाहिए, लेकिन आप जिस तरह के हालात हैं मुल्क के, सब सियासी जमातें मिलकर अगर हुकूमत के साथ मिलकर मुल्की हालात, यानी कि भट्ट साहब आप ये कह रहे हैं कि ये काबीना में इजाफा कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नहीं है, ये काबीना में इजाफा नवाजने के लिए है, इत्तेहादियों को खामोश रखने के लिए है, ये स्टांस है सर आपका? नहीं, आप देखें, आप मेरा पहले आप ये देखें कि 1 साल में मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुल्क एक कहते हैं ना कि एक सही सिम चल पड़ा। तो अब जो सियासी जमातें हैं, जो वजारतें इस तरह थी, अब उन लोगों ने भी हमारे साथ मिलकर काम करना है, वो भी अपने हलकों में जाएंगे, उन्होंने भी लोगों के मसाइल हल करने हैं, तो उसमें तेजी आए, लोगों के मसाइल हल हों। पाकिस्तान में अब देखें सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी होता है, तो हमें जो खैर से अपोजिशन मिली है उसका हाल आप देख लें, वो ना असेंबली में तो नहीं बैठते, सुबह शाम इमरान के उसके जो लोग हैं वो सड़कों पे होते हैं, मुल्क में तुम्हें इस्तेकाम लाना चाहते हैं, अपने सूबे में हुकूमत है, KPK में वहां भी कुछ नहीं करते, वहां का वज़ीर आला उठता है और पाकिस्तान इस्लामाबाद में आके चढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो ये चीजें थी, आपने देखा जिस तरह के हालात है, 9 मई हुआ, फिर ये 26 नवंबर हो गया, लेकिन अब अगर बेहतर हालात हो रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ऑब्वियसली पता है कि अकेली हुकूमत नहीं है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी भी है, उसमें काफ लीग भी है, जो शुजात साहब है, बाकी इजाजुल हक है, MQM है और सियासी जमातें हैं, तो फिर सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक हो गया। चौधरी साहब, आप लोग तो खुद एक इत्तेहादी हुकूमत चला चुके हैं सर 18 से लेके 21 तक की, तो इन मजबूरियों को ठीक समझते हैं आप सर? इससे कारकर्दगी बेहतर तो चलें, वो खुद भी भट्ट साहब नहीं कह रहे कि कारकर्दगी बेहतर होगी, वो कहते हैं कि थोड़ा सा इस्तेहकाम आया है, माशी इस्तेहकाम आया है, तो नतीजे में हमने ये स्टेप लिया है जो मोस्ट अवेटेड था। देखिए नासिर भट्ट साहब,
को वजीर ना बनाने पे मैं मुस्लिम लीग नवाज की शदीद मजम्मत करता हूँ, और मेरे भाई कादर मंदोखेल के सामने जाली इलेक्शन जीतने वाले को वजीर बनाने पे मैं उनसे जो है दिली हमदर्दी का इजहार करता हूँ, और वो आगे डसा हुआ है, उसको वजीर बना दिया है। ये बड़ी धरती की बात है। वजारतें जो हैं बनाने में कोई मेरिट भी होता तो फिर तो बंदा कहता क्या, मतलब इख्तियार वली जो है वो कल से जो है वो तारा मारा, हर किसी से तो लड़ पड़ा है, हर किसी से तो वो अपना फिजिकल भी लड़ पड़ा, फिर भी उसको वजीर नहीं बनाया। पता नहीं आप क्या चाहते हैं, वो खुदकुशी कर ले, खुद पे तेल फेंक ले, क्या करे तब वजीर बनाएंगे। तो मतलब ये अपने लोगों को जो है नजरअंदाज करके, तो असल में ये इस तरह से बहस करने, नासिर भट्ट साहब ने तो इस तरह से बात की है जिससे सारे वजीर इन्होंने लगाए। ये खुद किसी के कहने पे सारी हुकूमत आई हुई है। नासिर भट्ट साहब को क्या पता वजीर लगाने हैं क्या लगाने हैं, या शहबाज शरीफ को पता, आपका ख्याल है मैं शहबाज शरीफ ने ये डिसाइड किया है, इनको कुछ पता नहीं है, इनको जो पता है। और कुछ नहीं होना, तुसी पीटीआई थे एक बार आ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਬਣੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਥੋੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੋਗੇ। तो ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा कि जी मैंने आपके लिए। भट्ट साहब मजम्मत कर दी है उन्होंने उन लोगों की, भट्ट साहब मजम्मत की है फैसल चोई साहब ने उन लोगों की जिन्होंने आपको वजीर नहीं बनाया। और तुसी मरवत वापस ला लो, मैं भी मरवत वापस ला लो तो एहतजाज बनाना चोई साहब, मरवत वापस ला लो। मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ इस चीज का एहतजाज कर रहा कि मरवत ਨੂੰ पीटीआई चुना करो तो बड़ा एक वर्कर आदमी है मेरी तरह, मैं भी वर्कर हूं, भी वर्कर आदमी है। शेर खान मरवत के खिलाफ साहब ने बड़ी साजिश ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, तो सारे ਜਿਹੜੇ ਉਸ बेचारे को खाने को दिया दिया मरवत ला लो, बेचारा रोंदा है, तो इस तरह ना करो। मैं कादिर मंदोखेल साहब से भी पूछ लेता हूँ, वो पंजाबी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, मुझे तो समझ में आ रही है। जब कहा था समझते हैं, उर्दू भी समझते हैं। नहीं तो कादिर मंदोखेल साहब को ये मैसेज पहुंच गया कादिर साहब आपको कि फैसल चोई साहब। भट्ट साहब का मसला ये है, भट्ट साहब जो है ना वो है नवाज शरीफ के पार्टी के, और शहबाज शरीफ पार्टी समेत उनके सारे बंदों को खुडे लाइन लगा चुकी है। जावेद लतीफ कहाँ है? नासिर भट्ट साहब भी अपना उनको उन्होंने बस कहा जी ठीक है, ये नवाज शरीफ पार्टी के खिलाफ शहबाज शरीफ पार्टी साजिश कर रही है नवाज लीग के अंदर से, तो उनके बंदे जो हैं। अच्छा चोई साहब मुझे याद है, मैं जरा कादिर मंदोखेल साहब से ही पूछूं कि आपने उनके लिए जो कलमात कहे हैं कि उनके मुखालिफ, फिर इलेक्शन को भी आपने उनके जाली का है, तो मंदोखेल साहब आपकी बात को पॉजिटिव ले रहे हैं या भट्ट साहब की तरह उनको भी एतराज है? मंदोखेल साहब। नहीं, मैं तो फैसल चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसको पता है कि मेरे हल्के में मुखबर खास को MNA बनाया गया, और फैसल चौधरी साहब इस बात की गवाह है, जो मैं पूरा बंडल मेरे पास अभी भी है, जो जाली वोटों का, जाली के असली वोटों को हमने पकड़े, जाली तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि टप्पे लगा के और वो डाल देते हैं असली को या जाली को, तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ। भट्ट साहब की तरह नहीं उसका जवाब दूंगा, और भट्ट साहब को वैसे वाकई मुस्तहिक है वजारत के, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के केस खत्म करने में, जज अरशद मलिक को जो ना वो एक्सपोज करने में इनका बड़ा हाथ है, उसका तो पहले ही हक था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, उनकी पार्टी का अपना फैसला है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीजों का ये कि जो फैसल चौधरी साहब माशाल्लाह बड़े माकूल आदमी है, या पार्टी के अंदर खान साहब को ये मशवरा नहीं देते कि खुदा का वास्ता एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़े, सियासी लोगों से बात करे, आपको भले पसंद ना हो, लेकिन ये कि आपकी मजबूरी है, यही सियासी लोग आपको आगे बढ़ा सकते हैं। कभी आप मौलाना साहब को गालियां देते हैं, कभी आप अपनाते हैं, कभी आप चकदरी साहब को मजाक उड़ाते हैं, कभी अपनाते हैं, कभी एमक्यूएम को गाली देते हैं, हो सकता है कल एमक्यूएम को लेना पड़े। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको सियासी लोग आपको सियासी रास्ता निकाल के देंगे, एम्पायर की उंगली जो है ना वो आपको अफगानिस्तान की तरफ रवाना कर देंगे, भाई उधर चलो। ठीक हो गया। अच्छा, काबीना में इजाफे पे क्या कहेंगे मंदोखेल साहब? काबीना मसला ये है कि वो उंगली पे सारे, तो उंगली पे आगे तो आप मिलेंगे,
तो आप है वो नीचे उतरे तो बात करें, या तो आप भी उंगली छोड़े, सबने उंगली पकड़ी हुई है, आपने बल्कि हाथ पकड़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं जी आप वहां पे ना जाए, ठीक है, आप छोड़ेंगे तो हम आपके साथ बैठ जाएंगे। आज आप अपनी क़यादत को दोनों ठोस कह दें कि ठीक है फौज की सियासत में मुदाखलत जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं है, और हम लानत भेजते हैं इस हुकूमत के ऊपर, और जो मैंडेट है उसके मुताबिक नया इलेक्शन करा दें चले, अगर आप मैंडेट, तो हम आपके साथ हैं। आप भी तो कुछ सियासी स्टैंड तो लें ना। अब आप स्टांस लेते नहीं है, आप कादर मंदोखेल अपनी सीट की कुर्बानी देके बैठा हुआ, उसके लिए मैं बोलता हूँ और रोज अव्वल से बोलता हूँ और आखिर तक बोलूंगा, क्योंकि ये जाती है कादर मंदोखेल के साथ, ये हकीकी। मंदोखेल साहब मुकम्मल कीजिएगा बात, सर मैं जरा ब्रेक की तरफ जाना चाह रहा था। चौधरी साहब, एम्पायर की उंगली जो है ना हमने न ढूंढी है, ना हमें ढूंढने की जरूरत है। एम्पायर जिस तरफ हम एक कहे हम वही बैठे हैं जहाँ पहले से। दूसरी बात ये कि जो बात आप कर रहे हो कि फ्रेश इलेक्शन, आपका मुतालबा ही नहीं फ्रेश इलेक्शन। आपने जब हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात की है, आपका तो एक मुतालबा नहीं था कि साइफर का, आपके करप्शन का मुतालबा ही नहीं। अपोजिशन का ये मुतालबा आया ना, तमाम अपोजिशन पार्टियों का यही मुतालबा है। तो आप तो सुन ले पूरे, आपका न साइफर मुतालबा था, ना आपका अमरीकी मुदाखलत था, ना आपका करप्शन था, ना आपका खानदान था। आपका तो 1 पॉइंट एजेंडा था, खान को रिहा करो। वो जाके रऊफ हसन साहब वो बड़े सीधे आदमी है, मैं उसको इसमें से कोट करता हूँ, वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दे, और निकाले वो भाई एग्जीक्यूटिव नीति निकाले कि फिर ये अदालतों को ताले लगाते। और आपकी कमेटी के तमाम मेंबरा का मीडिया पे ये बात आ चुकी है, उन्होंने कहा कि आप या तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दे या आप मुखालफत न करें। आप मुझे बताओ, अगर रियासत एक केस बनाती है या केस प्रोसिक्यूशन को परसू करती है, अगर रियासत उसको परसू ना करे तो जज का क्या ताल्लुक है, उसकी क्या दुश्मनी आपके साथ, क्या केस चल रहा है? तो इसका मतलब ये है कि 1 पॉइंट जरूरत है, खान को रिहा कर दो। तो ये केस ना बनाया रियासत हमारे खिलाफ। ठीक हो गया। मंदोखेल साहब मैं ब्रेक लेता हूँ। भट्ट साहब आपके पास भी दोबारा आते हैं। बड़े अच्छे जज्बात जो है वो प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि एक दूसरे के लिए आप लोगों ने किए हैं कि अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है, किसी को वजारत नहीं मिली या कोई सीट हार गया, तो एक बड़ा एक खूबसूरत डायलॉग था जो हमने देखा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेनेटर नासिर भट्ट साहब मौजूद हैं, फैसल चौधरी और कादिर मंदोखेल साहब। नासिर भट्ट साहब, सर बड़ा अफसोसनाक वाक़या है मौलाना हामिदुल हक का, आप क्या समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि अमन अमान की ज़िम्मेदारी क्या सूबाई हुकूमत की नहीं थी कि वो यकीनी बनाती है कि जुम्मे की नमाज का वक्त है, तो ऐसे मौके के ऊपर कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो कि जब मेहमान भी पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो किसकी पॉलिसी का कहाँ पर इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है? नहीं जी, ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो दहशतगर्दी है इसको ख़त्म करना हमारे सब सियासी जमातों का एक एजेंडा होना चाहिए। और ये जो वाक़या हुआ है बड़ा दिल खराश वाक़या है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हम सब सियासी जमातें अपनी अफवाज के साथ खड़ी हो जाए और जो नया अमल तैयार किया जाए उस पर अमल हो हर सूरत में। लेकिन इससे दिल खराश वाक़या मैं कहता हूँ हो नहीं सकता। कि देखें, ये कल एक और बलूचिस्तान में भी हुआ है। हमारे मुल्क में ये जो दहशतगर्दी है इसको ख़त्म हमारा सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए कि हम सब सियासी जमातें चाहे अपोजिशन में हैं चाहे हुकूमत में हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हों और एक लाया अमल हो, एक लाया अमल तैयार हो। इसके ऊपर APC बुलाई जाए और इस बात पे कोई दो राय नहीं कि सब सियासी जमातें चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो हुकूमत से बाहर है, अपोजिशन में है, मेरा ख्याल है इस पे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई एतराज करेगा तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी नहीं होगा और वो इस मुल्क का खैरख्वाह नहीं होगा। सियासी जमातों को मिलकर इस पे जरूर एक APC होनी चाहिए जिसके लिए हम सारी सियासी जमातें एक एजेंडे पे आए। आपको पता ही है कि जो हालात हैं KPK में ज्यादा है। मैं फिर आप कहेंगे कि मैं कहता हूँ कि जो हमारा वज़ीर आला गंडापुरा है उनको भी चाहिए कि जिस तरह के हालात हैं सारी तवज्जो उधर दें। वो तो कहते हैं ना कि हमें मौका दें तो हम बातचीत करें, अफगान तालिबान से बातचीत करें, उनसे कहें कि जी यहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकें, तो आप लोग एतराज़ करते हैं, आप कहते हैं हम कैसे दे दें? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई, देखें जो एक पॉलिसी होती है ना उसके साथ तो सबको चलना पड़ता है। जो हुकूमत की पॉलिसी है, अपोजिशन की पॉलिसी है, हम मिल के अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हों और ये मैसेज दें पूरी दुनिया को कि हम अपनी फोर्स के साथ खड़े हैं। और दहशतगर्दी एक ऐसा
कहते हैं ना कि नासूर है, इसका खत्म होना बहुत जरूरी है। पीछे जो कुछ भी हो गया, मैं नहीं कहता वो कैसे आए, वो कैसे जेलों से बाहर आए, लेकिन इस वक्त सब सियासी जमातें अगर ये एक फैसला कर लें कि हम अपनी फोर्सेस के साथ इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए सुबह शाम एक टेबल पे बैठेंगे, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। मेरा तो यही एक मेरी ख्वाहिश है कि हम सब सियासी जमातें इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए एक टेबल पे हों। ठीक हो गया। मंतूक साहब, सर आप क्या कहते हैं? सर, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, सूबाई हुकूमत को इख्तियार दे नहीं देना चाहिए कि अमन अमान की जहाँ वो जिम्मेदारी लेते हैं वहाँ पे फिर अगर किसी से बातचीत करनी है तो वो भी कर लें? नहीं, ये दोनों बातें अलग अलग है। इस 18वीं तरमीम के तहत सूबाई हुकूमत की जरूर अमन अमान का जो जिम्मेदारी है, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वफाकी हुकूमत सिर्फ फंड कलेक्ट कर ले, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोनों की बनती है और एज ए पाकिस्तानी हम सब की बनती है। लेकिन ये जो आप जुमला करें कि वो कोई मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात होती है दो मुल्कों के बीच में। कोई सूबा या कोई स्टेट जो है ना वो किसी और मुल्क से वफाक के बगैर जो है ना ये बात नहीं कर सकती है। तो ये बात तो अलग है, लेकिन सवाल ये कि ये सारी चीजों करके हम किस तरफ जा रहे हैं। यानी हम अगर इसी तरह आपस में लड़ झगड़ के और इक़्तिदार के लिए एक दूसरे की जो है ना वो बाल नोच रहे हैं और दहशतगर्द जो है ना अपने वारदात कर जाते हैं। यानी एक इंतहाई मुमताज आलमदीन, यानी 5000 से ज्यादा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है ना एक मदरसा है, अब यूं समझ लो कि एक इस्लामी यूनिवर्सिटी का उसका दर्जा था, जो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और ऐसे मौके पे और उनके सरबराह को इस तरह शहीद करके, तो मैं कहता हूँ कि इंतहाई दिलखराश वाक़या है, इस दुख के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हम सब पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाए और दहशतगर्दी का मुकाबला करें। हमारी कायद बीबी शहीद को दहशतगर्दों ने हमसे जुदा किए, 600 से ज्यादा जाले हमारे दहशतगर्दी के नजर हो चुका है, बहुत सारे लोग दूसरी लोग पार्टी के भी लोग शहीद हो चुके हैं। तो ये कहेंगे कि ये सब कुछ सिर्फ हमारी नाइतफाकी की वजह से, और इसी वजह से दुश्मन अपने रास्ते अपनी जड़ें हमारे अंदर जो है ना वो बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया कादिर मंतूखेल साहब मेरे साथ मौजूद थे, सेंटर नासिर भट्ट साहब मौजूद थे और फैसल चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।